हेलो बच्चों, मैं प्रिया राठौर और खुश तो बहुत होंगे आज आप, क्योंकि एक चैप्टर खत्म होने वाला है और आज हम करने वाले हैं एमसीक्यूज और एनसीईआरटी की कुछ क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। हमारा चैप्टर नंबर 8, ठीक है, जो चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 11। ये सब हमने पढ़ ही लिया है और आज जो हम करेंगे वो पहले करेंगे कुछ एमसीक्यूज और फिर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस। तो भाई एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, लेकिन शायद आप मेरी सुनते नहीं हैं, क्योंकि बार बार आपके वही सवाल होते हैं कि मैम बुक के पीछे के क्वेश्चन करा दो। देखो, बुक के पीछे के क्वेश्चन कराना मतलब कि एक बार फिर से चैप्टर कराना है ना, क्योंकि वही बायो में तो भाई कोई वैरायटी नहीं है। मैं आपसे बोल दूं कोशिका क्या है तो आपको क्या लिखना है, कोशिका की परिभाषाएं तो लिखनी है जो हमने स्टार्टिंग में लिखी थी। मैं आपसे बोल दूं माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बताओ तो क्या करूंगी मैं, वही जो मैंने उस क्लास में लिखाया था वापस के वापस यहाँ ले आऊंगी। तो ये तो टाइम वेस्टिंग जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम एमसीक्यूज करेंगे जो कि यूपी बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनमें एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं। प्लस हम एनसीईआरटी के ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे जिनके आंसर्स आपको मिल नहीं पा रहे। मिल तो क्या है, तो सब चैप्टर में ही हमने पढ़े भी है, लेकिन आप ये नहीं समझ पाते कि उसको लिखना कैसे। बस वही क्वेश्चन आंसर करेंगे। बाकी मैंने सारे क्वेश्चंस देख लिए हैं, आपको डायरेक्टली मिल जाएंगे। कुछ तो मैंने क्लास में भी बताए हैं कि ये पीछे क्वेश्चन है इसका, तो उस हिसाब से आप देख लेना, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला एमसीक्यू और साथ साथ आप जो है उसका आंसर देते जाएंगे चैट बॉक्स में। लास्ट टाइम भी काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिए थे, ठीक है। चलो, पहला है केंद्री का नाम किसने दिया था। ये यूपी बिहार सीबीएसई तीनों एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो केंद्री का नाम किसने दिया था, ये मैंने आपको क्लास में नहीं बताया था, ठीक है। मुझे याद है नहीं बताया था, मेरे माइंड से स्किप हो गया वो, कि मुझे नहीं ध्यान रहा, लेकिन अब बता दूंगी। चलो, फोंटाना, रॉबर्ट ब्राउन, कैमिलो गॉल्जी और बोमेन। तो और एनसीईआरटी ने भी दिया नहीं है इसको, लेकिन पूछा हुआ देखो कहाँ है, यूपी बिहार में पूछा हुआ है, इसलिए फिर मैंने ले लिया कि जो छूट गया है वो भी हो जाएगा। तो भाई जो केंद्री का नाम है, केंद्री का मतलब केंद्र के अंदर जो एक और छोटी चीज होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, उसका पूछ रहा है। तो उसका नाम जो है वो किसने दिया था, फोंटाना ने दिया था, ठीक है। अगर आप कहीं और बुक्स पढ़ेंगे तो देखो फोंटाना ने इसको 73 में शायद जो है नाम दिया है और डिस्कवर किया है केंद्रिका को। लेकिन कुछ बुक्स कहती हैं कि वैगनर और एक और साइंटिस्ट थे वैलेंटाइन, उन्होंने ये नाम दिया था, लेकिन मतलब बताया था। लेकिन अगर आप बहुत डिटेल में जाएंगे तो ये पढ़ते हैं कि वैगनर और वैलेंटाइन ने उसका डिटेल स्ट्रक्चर दिया था, लेकिन फर्स्ट टाइम इसको सेल के न्यूक्लियस के अंदर फोंटाना ने देखा था और फोंटाना ने ही इसे न्यूक्लियोलस या केंद्री का नाम दिया था, ठीक है। तो यही सही आंसर है इसका, और ऑप्शन में वो दो है भी नहीं। गुणसूत्र के अभिरंजन के लिए अधिक कौन सा रंग उपयुक्त है, कि अगर आप क्रोमोसोम्स को अभिरंजित करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं उसको माइक्रोस्कोप के अंदर, तो आप क्या यूज करेंगे, क्षारीय, फुक्सिन, सेफ्रेनिन, मिथाइलिन ब्लू या कार्मिन। पुरानी यादें भी ताजा कर देते हैं। सेफ्रेनिन मैंने आपको बताया प्लांट सेल के लिए जनरली हम यूज करते हैं, रेड कलर का जो हमने देखा था, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को हमने स्टेन किया था। मिथाइलिन ब्लू, प्याज की कोशिकाएं भी देखी थी इससे हमने, रूट ऑनियन सेल्स। मिथाइलिन ब्लू से मैंने आपको गाल वाली कोशिकाएं बताई थी, पुराना प्रैक्टिकल आपको याद आ रहा हो। तो ये जंतु कोशिकाओं को जनरली स्टेन करने के लिए किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को अलग से स्टेन करते हैं। ऐसे ही गुणसूत्रों को स्टेन करने के लिए कार्मिन का यूज किया जाता है, ठीक है। जब आप क्लास 12th में जाएंगे, कभी आपको स्टेनिंग वगैरह सिखाएंगे, तो क्रोमोसोम को स्टेन करने के लिए कार्मिन का यूज करते हैं, ठीक, कार्मिन। और अभी आप देखेंगे भी सही, मैं आपको नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा सेल डिवीजन, उसमें प्रैक्टिकल करवाऊंगी, आपको सेल डिवीजन दिखाऊंगी माइक्रोस्कोप के अंदर, है ना, ठीक है। तो वहां पे मैं नाम लूंगी कार्मिन का, तो इसे कृपया याद रखें, एसिटोकार्मिन नाम लूंगी मैं। वैसे इसका पूरा नाम क्या है बेटा, मैडम इसका नाम है एसिटोकार्मिन, ठीक है, एसिटोकार्मिन है इसका पूरा नाम, और ये यूज करेंगे हम ए। चलो, ये एनसीईआरटी एक्सप्लेन करके एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, बुक के अंदर कुछ नहीं देती, पूछती सब है, गुड, ठीक है।
इसीलिए मैं कई बच्चे मुझे पूछते हैं मैम हमारी बुक में तो 2 लाइन है, आप कौन सी बुक से पढ़ा रही हैं? मैं एनसीईआरटी से ही पढ़ाती हूँ, लेकिन एनसीईआरटी के ये जो क्वेश्चन है ये मजबूर करते हैं मुझे कि मैं आपको एनसीईआरटी से थोड़ा बढ़कर पढ़ाऊँ, ठीक है। तो इसीलिए हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं और फिर मैं आपको छूट दे देती हूँ, क्योंकि आप इस लोकल एग्जाम में हैं तो आप अपने स्कूल के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कितना पढ़ना है कितना नहीं, जो आपके स्कूल में, क्योंकि भाई आपका पेपर स्कूल से ही आना है, ठीक है, मतलब लोकल लेवल पे बनना है, बोर्ड का नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अभिरंजक कौन सा है? फास्ट ग्रीन, सेफ्रेनिन, एसिटोकार्मिन और जीनस ग्रीन। तो भाई जब फ्लेमिंग ने माइटोकॉन्ड्रिया को देखा था तो उन्होंने जीनस ग्रीन नाम का स्टेनर यूज किया था और ग्रीन कलर के उनको जो है माइटोकॉन्ड्रिया मिले थे। तो माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए जीनस, और ये भी देखो एनसीईआरटी में है, बुक के अंदर नामो निशान नहीं है, ठीक है, जीनस ग्रीन, ठीक है। और ये जीनस ग्रीन क्यों यूज करते हैं? जीनस ग्रीन क्या होता है, जहां पे भी ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है उसको ट्रैक कर लेता है, जहां ऑक्सीजन इसको दिखेगी ग्रीन कलर का हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमें पता है, मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के काम बताए थे कि ये ऑक्सीडेशन करता है, श्वसन में सहायक होता है। तो भाई श्वसन किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो जब ऑक्सीडेशन होता है तो ऑक्सीजन भी है वहां पे, और ये जीनस ग्रीन वहां पे अपना रंग दिखा देगा, ठीक है। इसीलिए जीनस ग्रीन को या जेनस ग्रीन को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट है लवक निम्नलिखित में से किस लक्षण के आधार पर माइटोकॉन्ड्रिया से भिन्न है? लवक यानी कि प्लास्टिड, जो कि हमने पढ़े, और माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों कैसे भिन्न है एक दूसरे से? ऐसा क्या है इन दोनों में जो एक दूसरे को अलग करता है? झिल्ली की 2 परतों का पाया जाना, राइबोसोम का पाया जाना, पर्णहरिम का पाया जाना, या डीएनए का पाया जाना। तो देखो झिल्ली दोनों में पाई जाती है, 2-2 परतें। राइबोसोम भी दोनों में पाए जाते हैं, क्योंकि मैंने 2 या 3 बार ये चीज बोल दी है कि लवक और माइटोकॉन्ड्रिया ही ऐसे ऑर्गेनल्स है सेल के अंदर जिनके पास अपना खुद का पर्सनल डीएनए, आरएनए और राइबोसोम होता है, ठीक। राइबोसोम भी दोनों के पास होता है, लेकिन ये राइबोसोम 70S प्रकार का है, ये आपको ध्यान रखना है, चाहे वो यूकैरियोटिक की कोशिका के अंदर ही क्यों ना हो ये लवक, उसमें 70S प्रकार का राइबोसोम मिलेगा। पर्णहरित, ये कहानी में ट्विस्ट है कि पर्णहरित दोनों में नहीं पाया जाता, पर्णहरित तो सिर्फ लवक में, और लवक में भी किसमें? हरित लवक में। लवक के भी प्रकार पढ़े हैं हमने, क्लोरोप्लास्ट में, सिर्फ क्लोरोप्लास्ट में मिलता है पर्णहरिम। पर्णहरिम का मतलब क्लोरोफिल, ठीक है। डीएनए दोनों में पाया जाता है, तो हमारा सही आंसर है सी। नेक्स्ट है 80S राइबोसोम के कौन से 2 उपभाग है? यूपी में पूछा हुआ है, कौन से 2 भाग है? तो भाई एक बार डिस्कस कर चुके हैं हम इसको, ऑप्शंस देख लो, 40S 40S, 60S 40S, 60S 50S, 50S 30S। तो सिंपल सा है, 70 वाले के 2 हैं, 50S और 30S। इसी तरह 80 वाले के 2 हैं, 60S और 40S, ठीक है। कई बच्चे सोचे होंगे मैम दोनों का प्लस तो 100 होता है, लेकिन इसका जवाब मैं क्लास में दे चुकी हूं, तो आपको क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है। डी वाला आंसर जो है हमारा सही है, ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट है राइबोसोम की दोनों उप इकाइयों को जुड़ने में Mg2+ की कितनी सांद्रता की आवश्यकता होती है? मैंने कहा था ना आपसे, मैंने आपको ये क्लास में बताया है, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, लेकिन यूपी के एग्जाम में पूछा हुआ है, इसीलिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें मुझे बतानी पड़ती है, ठीक है। क्या बताया था आपको कि Mg की सांद्रता पर ही जो है राइबोसोम की यूनिट आपस में जुड़ी हुई रहती है, वरना वो अलग रहती है। और वो सांद्रता क्या थी? पहले ऑप्शन देख लो, 0.011, 001, 0.001, 0.01, 0.1। बताओ, नंबर ही ऐसे है। तो इसका जो सही आंसर था वो आपको बताया था कि 0.01 m, यानी कि मोलरिटी, ठीक है।
उस पे क्या होती है, राइबोसोम की दोनों यूनिट यानी कि जो भी 80S है तो 60 और 40 दोनों वाली जो है क्या रहेगी, जुड़ी हुई रहेगी। ठीक है, 0 पॉइंट। और अगर 10 गुना बढ़ जाती है, ये भी मैंने बताया था कि अगर इसी सांद्रता को आप 10 गुना कर दोगे तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, कमेंट में लिख के बताएं, क्लास में बताया है मैंने। तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है, मैं लिख दूंगी तो आप क्लास वापस नहीं देखोगे, इससे तो बेटर है कि क्लास में जाके देखो तो कम से कम कुछ रिवीजन हो जाएगा। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है ये पूछ रहा है, या होता है किस में होता है ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, राइबोसोम में, हरितलवक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या गोल्गी कायल में। तो सबके काम हमने पढ़े हैं और प्रोटीन बनाने का जो काम है वो हमने राइबोसोम को दे रखा है। ठीक है, तो ए जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हेट्रोफेगोसोम होते हैं, नीट में भी पूछा हुआ है और यूपी में भी पूछा हुआ है और क्लास में हमने पढ़ा भी है। चलो, खाद्य पदार्थों फेगोसोम और प्राथमिक लयन काल से निर्मित होते हैं। गोल्जी से बनी पुटिका जो एंडोसोम से संलयित होकर सक्रिय होती है। प्राथमिक लयनकाय तथा विघटित कोशिकांगों से निर्मित होते हैं और ऐसे लयनकाय जिसमें केवल अपचित खाद्य पदार्थ होता है। क्या होते हैं हेट्रो, नाम बता रहा है वही, फेगोसोम आ गया है। क्या था फेगोसोम, जब कोशिका ठोस पदार्थों को अपने अंदर लेती है तो हम उसे फेगोसाइटोसिस कहते हैं और जो संरचना बनती है उसको हम फेगोसोम कहते हैं। यही फेगोसोम जब लाइसोसोम से जाकर जुड़ जाता है तो हम उसे सेकेंडरी लाइसोसोम या हेट्रोफेगोसोम कह देंगे। ये पढ़ा है हमने क्लास में, तो भाई ढूंढ लो। खाद्य पदार्थ युक्त फेगोसोम तथा प्राथमिक, प्राथमिक क्या होता है, जो पहले पहले बने होते हैं लाइबोसोम, वो जाकर किससे जुड़ जाते हैं, हमारे फेगोसोम से जुड़ जाते हैं। जो तीसरी संरचना बनती है वो होता है हेट्रोफेगोसोम। ठीक है, क्लास याद आ रही हो किसी को, तो भाई ए आंसर जो है हमारा सही रहेगा। इसको तो क्या कहते हैं, अपचयित पदार्थ, खाद्य पदार्थ बना रहता है उसको तो अपशिष्ट वाला कहते हैं, अपशिष्ट लाइसोसोम कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, रिड्यूसल लाइसोसोम। लयन काल की खोज किसने की थी, मतलब कि लाइसोसोम, लयन काल क्या है भाई, लाइसोसोम। बिहार और आरबीएससी राजस्थान बोर्ड में भी पूछा हुआ है। डी ड्यूबे ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, हुक ने या रॉबिन्सन ने, किसने की थी बताओ जल्दी फटाफट। तो लाइसोसोम की खोज जो है वो किसने की थी, डी ड्यूबे या डी ड्यूबे ने की थी। ठीक है, चलिए ए आंसर जो है इसका सही है। नेक्स्ट अब आ गए हैं हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, वो ऑब्जेक्टिव थे जो इंपॉर्टेंट थे। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। कैसे उदासीन विलय जीव द्रव्य झिल्ली से होकर गति करते हैं, क्या ध्रुवीय अणु उसी प्रकार से इससे होकर गति करते हैं, यदि नहीं तो इनका जीव द्रव्य झिल्ली से होकर परिवहन कैसा होता है या कैसे होता है। इस जवाब का आंसर उन बच्चों को पता होना चाहिए जो चैप्टर 11 पढ़ चुके हैं। चैप्टर 11 में हमने यही परिवहन के बारे में पढ़ा है और ऐप पर भी डाल दिए हैं मैंने 3 लेक्चर उसके, तो उसमें ये पोर्शन आ गया है। ये कह रहा है कि नॉर्मल जब कोशिका होती है, ये कोशिका है, तो इसमें जो पदार्थों का आना जाना लगा रहता है, ठीक है। तो अगर उदासीन विलय मतलब कि ना तो वो एसिडिक है ना ही वो बेस है, न्यूट्रल है, यानी कि क्षारीय भी नहीं है और अम्लीय भी नहीं है, उदासीन है, तो भाई वो आराम से आ जा सकेगा। लेकिन जो बाकी हैं, जैसे मान लो कोई पॉजिटिव है या कोई नेगेटिव है, उसको अंदर या बाहर जाना हो तो वो कैसे जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास सेल में 2-3 मेथड होते हैं। पहला तो होता है किसी प्रोटीन के द्वारा भेजना। अब ये क्या होता है कि मान लो ये सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन है, सेल वॉल को छोड़ो, सेल मेम्ब्रेन है। अब कोई चीज़ है, वो जैसे यहाँ पे प्लस है, सोडियम प्लस, और सोडियम को इधर जाना है। एक होता है विसरण, जिसमें कोई भी पदार्थ अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर चला जाता है। मान लो सोडियम यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 सोडियम है, सोडियम +1,
ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर सोडियम चला जाएगा, कोशिका के अंदर चला गया। लेकिन मान लो कोई ऐसी चीज है जैसे पोटेशियम है, ये सिर्फ मैं एग्जांपल ले रही हूँ, है ना, इसको दिल पे मत लेना। ये पोटेशियम है, पोटेशियम बोल रहे हैं हम कि यहाँ पे पोटेशियम जो है वो 4 है और यहाँ पे पोटेशियम जो है वो 2 है। लेकिन कोशिका को किसी वजह से ये 4 पोटेशियम भी कम पड़ रहे हैं और उसे बाहर से और लेने हैं, तो अब ये तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाला विसरण तो हो नहीं पाएगा। तो क्या करना पड़ेगा कोशिका को, इसको जबरदस्ती अंदर लेना पड़ेगा। अगर ये ज्यादा होता तो अपने आप चला जाता, लेकिन ये अब जाएगा नहीं। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला, या तो कोशिका के पास कोई ऐसी प्रोटीन हो जिसको सुसाध्य विसरण पढ़ा होगा आपने चैप्टर 11 में। प्रोटीन होती है जो क्या करती है, यहाँ से कैल्शियम को पोटेशियम को जोड़ देगी और ऐसे घूम जाएगी और उधर जाके ट्रांसफर कर देगी, अपने आप नहीं जाता, तो इसको खींच के पकड़ के उधर ले जाती है। दूसरा होता है एटीपी का यूज करके, जिसको हम कहते हैं सक्रिय परिवहन या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। इसमें क्या, कोई नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, चल 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 चल, ऐसे एनर्जी लगानी पड़ेगी ना, ऊर्जा देनी पड़ेगी, तो फिर उसको ऊर्जा से जबरदस्ती खींच के लाते हैं। तो ये 2 तरीके हैं बाकी अणुओं को, जो ये पूछ रहा है कि अगर उदासीन नहीं है और ध्रुवीय है। अब ध्रुवीय अणु क्या होते हैं, पोलर बॉडीज, जैसे कि जल है, जल एक पोलर है, पोलर अणु है एक, है ना, जिसमें पोल्स बने होते हैं। जैसे जल का अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो ऐसा होता है, ये पोलर होता है, यहाँ पे ये माइनस होता है और ये प्लस होता है, तो इसमें पोलरिटी होती है, एक तरफ माइनस है एक तरफ प्लस है। इसको पोलर अणु या ध्रुवीय अणु कहते हैं। कुछ न्यूट्रल होते हैं जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, ये सब पोलर है, देखो इन पे सब पे चार्ज है, जैसे NaCl है, इस पे माइनस है इस पे प्लस है, तो ये पोलर है। ठीक है, और भी है, जैसे अल्कोहल वगैरह, फिनॉल है, फिनॉल हम नॉन पोलर में उसको देखते हैं, उस पर कोई चार्ज नहीं होता इसलिए। तो जीव द्रव्य से होकर परिवहन कैसे करेंगे, तो उसका आंसर जो हमने समझा, जीव द्रव्य झिल्ली का मुख्य कार्य इससे होकर अणुओं का परिवहन करना है। यह झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य होती है, ये बात हमने देखी थी कि ये कुछ को ही अपने अंदर जाने देती है, जिसकी इसकी मर्जी होती है, सेलेक्टिव है, जिसको जाने देना है उसको जाने देगी, जिसको नहीं जाने देना है उसको नहीं जाने देगी। जैसे यहाँ पे इसको पता है सांद्रता में कोई डिफरेंस है तो जाने दे रही है, इधर इसको पता है, झिल्ली को थोड़ी अक्ल है कि बेचारी कोशिका को जरूरत है जाने दो, वो तो कहेगी नहीं तेरी सांद्रता वैसे ही कम है तो तेरे को अंदर नहीं जाने देती। तो वर्णात्मक होती है। ठीक है, उदासीन विलय अणु सामान्य परिवहन द्वारा उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर साधारण विसरण द्वारा बिना ऊर्जा के व्यय झिल्ली से आते जाते रहते हैं। यही कहानी मैंने बताई कि अपनी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की, सोडियम 4 थे, 4 से 3 की तरफ, जिधर भी होंगे 4 उधर से 3 की तरफ चले जाएंगे अपने आप विसरण द्वारा। ध्रुवीय अणुओं के परिवहन हेतु वाहक प्रोटीन, ठीक है, सुसाध्य प्रोटीन जो मैंने यहाँ पे येलो येलो बनाई थी, वाहक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इन्हें आयन वाहक भी कहते हैं। क्यों आयन वाहक, आयन ले जा रही है, K+ को ले जा रही है, K+ क्या है, एक आयन है, उस पर चार्ज है। ठीक है, तो प्रोटीन भी कहते हैं। इसके परिवहन में ऊर्जा व्यय होती है, ATP लगेगी, जबरदस्ती खींच के ले जा रहे हैं। ठीक है, जो सामान्य सक्रिय विसरण, नाम लिखा था मैंने वहां नीचे, सक्रिय या एक्टिव डिफ्यूजन भी कहते हैं। ठीक है, ऊर्जा व्यय करके आयन अणुओं का परिवहन निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर भी हो सकता है। यही तो हमने किया। सोडियम क्या था, सोडियम उधर तो ज्यादा था तो अधिक से कम की तरफ चला गया, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, कम से अधिक की तरफ ले जा रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं, है ना। यही चीज वो कह रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, ऊर्जा का उपयोग करके निम्न सांद्रता, निम्न का मतलब वही कम से उच्च का मतलब अधिक की ओर ले जा रहे हैं। 2 पोटेशियम थे, उधर 4 थे, फिर भी हम 2 से 4 की तरफ ले जा रहे हैं, तो हमें ऊर्जा यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, बात समझ में आ गई है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं, कोशिका जीवन की मूल इकाई है, संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। अब कोशिका पूरा पढ़ा,
लेकिन हमने सब कोशिका अंगों के नाम भी पढ़े, उनके कार्य भी पढ़े, लेकिन वो तो आपने पता ही है कितने थे, किसी में 6 थे, किसी में 7 थे, किसी में 8 थे। इसको लिखे कैसे? क्योंकि जो कोशिकांग काम कर रहे हैं वो किसके अंदर कर रहे हैं? कोशिका के अंदर। तो एक तरह से कोशिका ही ये सारे काम कर रही है। अब इसको लिखना कैसे है ये सुन लो। एक चीज ये कि ये नंबर पे डिपेंड करता है। अगर ये 2 या 3 नंबर में आया तो जो हम लिखने वाले हैं वो सफिशिएंट है। इससे ज्यादा नंबर में आया है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हर एक कोशिकांग के एक दो काम भी उसके अंदर ऐड कर देना कि कोशिका में उपस्थित राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये करता है, फलाना ये करता है, ऐसे थोड़ा सा और ऐड कर सकते हो। कोशिका शरीर निर्माण की इकाई नहीं है वरन जीवन की क्रियात्मक इकाई है। ये तो परिभाषा में ही पढ़ लिया हमने कि सिर्फ निर्माण ही नहीं करती, क्रियाओं को भी क्या करती है, अंजाम देती है बहुत सारी। और बहुत सारी आपने देखा कोशिकांग क्या क्या करते हैं। ठीक है, कोशिका में हो रहे कार्यों के समन्वय से जीवन की सभी क्रियाएं होती हैं। अगर कोशिका नहीं होगी तो हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता, कोई भी चीज नहीं होगी, सांस नहीं ले सकते, चल नहीं सकते, फिर नहीं सकते, सब कोशिकाओं की मेहरबानियां हैं। नई कोशिकाएं पूर्व स्थित कोशिका से बनती है। एक कोशिका से पूर्ण जीव का निर्माण संभव है। आप कैसे बने हैं, कोई जीव कैसे बना है, चाहे आप एक कोशिकीय हो चाहे आप बहुकोशिकीय हो। स्टार्टिंग में हमने इंट्रोडक्शन में यही पढ़ा था कि हमारा निर्माण कैसे हुआ है। जब हम बनते हैं, जब हमारा जन्म नहीं हुआ होता, उससे पहले सिर्फ हम एक कोशिका होते हैं, सिर्फ युग्मनज होते हैं, जाइगोट जिसको कहते हैं। इसी जाइगोट में विभाजन कर करके भ्रूण बनता है और फिर भ्रूण से जीव का निर्माण होता है। तो शुरुआत तो हमारी भी एक कोशिका से हुई है। आज हम में भले ही करोड़ों कोशिका है लेकिन शुरुआत एक कोशिका से हुई है। ठीक है, तो इसी कोशिका से जो है विभाजन होके क्या बनती है, पूरे संपूर्ण जीव का निर्माण होता है। और इस कारण कोशिका को एक नाम दिया गया है जिसको हम बोलते हैं टोटीपोटेंट या टोटीपोटेंसी। कोशिका की यह क्षमता टोटीपोटेंसी कहलाती है। एक इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसको याद रखें। कोशिका को टोटीपोटेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि एक संपूर्ण कोशिका, एक सिंगल कोशिका या एक कोशिका संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकती है। इतनी ताकत होती है उसमें, एक कोशिका से करोड़ों कोशिका वाला जीव बना सकती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी। इसके लिए एक हिंदी वर्ड भी है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा। प्रत्येक कोशिका में अनेक अंगक होते हैं जो कोशिका द्रव्य में रहते हैं। इनमें से हो रहे कार्यों से ही जीव का जीवन चलता है। ठीक है, क्या होता है, प्रत्येक कोशिका में अनेक अंगक होते हैं। पढ़े हमने इतने सारे कोशिका अंग या कोशिकांग जो भी बोलो आप। ठीक है, सेम चीज है। तो जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब अंगक थे इसके, और ये जो काम कर रहे हैं तो इनडायरेक्ट वे में हम ये कह रहे हैं कि कोशिका ही काम कर रही है। तो कोशिका द्रव्य में जितने भी हैं उनके बहुत सारे कार्य थे और उसी की वजह से हमारा जो जीवन है वो चल रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कोशिका हमारे जीवन की एक महत्वपूर्ण इकाई है। और परिभाषा भी लिख सकते हैं आप। केंद्रक छिद्र क्या होते हैं, ये मैंने कल की क्लास में कहा था कि पीछे क्वेश्चन है केंद्रक छिद्र वाला। ठीक है, केंद्रक छिद्र को इंग्लिश में क्या कहेंगे, न्यूक्लियोपोर। और मैंने आपसे कहा था ये कितने होते हैं, 300 से 500 एंगस्ट्रॉम की साइज के हो सकते हैं। तो इनका क्या काम है, हमने वहां पे देखा भी था और काम भी देखे थे, वहीं यहाँ लिखने हैं। केंद्रक छिद्र केंद्रक झिल्ली में उपस्थित एक छोटा सा द्वार होता है। यह छिद्र केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य के मध्य पदार्थों के आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराता है। क्या था, हमने कहा था कि केंद्रक जो है वो 2 मेम्ब्रेन होती है, एक बाहर वाली जिसमें बीच बीच में गैप होते हैं और इसी गैप को हम क्या कहते हैं, केंद्रिक छिद्र कहते हैं, न्यूक्लियर प्लाज्म कहते हैं। और क्या काम है इनका कि जो केंद्रक में डीएनए, आरएनए, प्रोटीन बन रहे हैं उनका आदान प्रदान करना, अंदर से बाहर लेना, बाहर से अंदर लेना। ठीक है, तो ये आदान प्रदान की सुविधा उपलब्ध कराते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है लयनकाय और राजधानी दोनों अंतर्झिल्लीमय संरचनाएं हैं, फिर भी कार्य की दृष्टि से अलग होती हैं। इस पर टिप्पणी कीजिए। एक और इंपॉर्टेंट कि हमने लाइसोसोम पढ़ा, लयनकाय मतलब लाइसोसोम,
हमने रसधानी, अब आप बोलेंगे मैम आपने रसधानी नहीं पढ़ाई, पता है मुझे, नोट्स में मैंने लिख दिया है रसधानी को, और यहाँ पे भी आ जाएगी, सेम वही चीज़ आएगी, ठीक है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन लेना था इसलिए फिर मैंने उसको वहाँ पे नहीं पढ़ाया। रसधानी जो है वो अंतःप्रद्रवी जालिका लाइसोसोम के साथ, अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी काय, लाइसोसोम और रसधानी, ये 4 पॉइंट थे वहाँ पे जब हमने पढ़ा था अंतःप्रद्रवी संयंत्र में, ठीक है, एंडोस्केलेटन वाले में। तो क्या फर्क है लाइसोसोम और रसधानी में? रसधानी को हम क्या कह रहे हैं? वैक्यूल भी कहते हैं। तो लाइसोसोम में हमने कहा कि इसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, पाचक एंजाइम, जो अगर रिलीज हो जाए तो सामने वाले को ढेर कर देते हैं, मतलब पाचित कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं। जबकि रसधानी में जो एंजाइम्स होते हैं, जनरल तो इसमें पानी होता है, ठीक है, पानी से भरी हुई रहती है, कुछ प्रोटीन इसके अंदर रहते हैं, लेकिन अगर कोई एंजाइम भी है, जैसे कि अमीबा है, अमीबा में जो रसधानी होती है वो पाचित करने के लिए होती है। अगर आपको याद हो कि अमीबा जो है उसमें हम बोलते हैं कि इसके पास एक खाद्य रसधानी होती है, क्योंकि इसकी खाद्य रसधानी में भी पाचक एंजाइम्स होते हैं, जो जिससे भी ये मिलती है उसको पाचित कर देती, खाना पाचित करने के लिए। तो पहली बात तो ये कि अगर नॉर्मल लाइसोसोम है तो उसमें ज़्यादा हाई लेवल के पाचक एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन वसा सबको कर देते हैं। रसधानी में इतने डेंजरस टाइप के, खतरनाक टाइप के पाचक एंजाइम नहीं है। इसमें जनरली क्या होता है, पानी भरा होता है, अगर ये अमीबा नहीं है तो, अगर ये खाद्य रसधानी नहीं है तो। दूसरा, इसका काम आयंस और जल को विनिमय करना होता है, उनको कंट्रोल करके रखना होता है, नियंत्रित करने वाला काम होता है। जबकि लाइसोसोम का एक ही काम है, फटना और दूसरों को फाड़ना, मतलब कि मारना, ठीक है। चलो, लैन काय गोल्जी काय से निर्मित एकक कलायुक्त थैली है। इसमें हाइड्रोलाइटिक विकर यानी कि एंजाइम जैसे लाइपेज, प्रोटीएज आदि होते हैं जो अम्लीय पीएच में सक्रिय होते हैं। ये विकर कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल आदि को पाचन कर देते हैं, ठीक है। जबकि रसधानी क्या होती है, ये रसधानी जो क्लास में नहीं पढ़ा, ये पूरा का पूरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है। एकक कला टोनोप्लास्ट से घिरी होती है। रसधानी की जो कला होती है यानी कि बाहर जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। टोनोप्लास्ट से घिरी कोशिका द्रव्य में उपस्थित थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें जल, मैंने कहा था ना, इसमें क्या मिलेगा आपको, जनरली जल या पानी मिलेगा। कोशिका के लिए अनावश्यक उत्सर्जी पदार्थ जो कोशिका को नहीं चाहिए, वेस्ट है, वो होते हैं इसमें। तथा कोशिका रस यानी कि साइटोप्लाज्मिक जूस, कुछ डिफरेंट प्रोटीन एंजाइम के जूसेस होते हैं। पौधों में ये कोशिका आयतन का 90% भाग बनाती है। कल की क्लास में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि पादप कोशिका में केंद्रक साइड में क्यों होता है, जिसका जवाब मैंने वहीं पे दे दिया था क्लास में। वही चीज बता रही हूं कि प्लांट सेल में क्या होता है, केंद्रक साइड में होता है, जबकि एनिमल सेल में सेंटर में होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट सेल में जो वैक्यूल होता है या रसधानी होती है वो बहुत बड़ी होती है ऐसी, तो वो केंद्रक को धक्का दे देती है, चल हट, ऐसे कोने में घुसा देती है। और एक से ज्यादा भी हो सकती है ना, हो सकता है और 2-3 छोटी छोटी रसधानियां भी हो। लेकिन एनिमल सेल में ऐसा नहीं होता। जंतु कोशिका में क्या होता है, छोटी छोटी रसधानियां होती है, तो बेचारा केंद्रक आराम से बीच में अपना लेके बैठा रहता है, मैं यहाँ सही हूँ, ठीक है, वैसा। तो भाई इसीलिए देखो 90% जो चीज है वो किसने घेर रखी है, रिक्तिका मैडम ने घेर रखी है ना, रसधानी ने घेर रखी है, वैक्यूल ने घेर रखी है। टोनोप्लास्ट पौधों में आयन अन्य पदार्थों का सांद्रता विभव के विरुद्ध रसधानियों में आना सुनिश्चित करता है। ये किसका आना जाना कंट्रोल कर रहा है, आयंस और अन्य पदार्थों का। अंत रसधानी में सांद्रता कोशिका द्रव्य से अधिक रहती है। अगर हम इसकी सांद्रता की बात करें, कंसंट्रेशन की बात करें, तो रसधानी की सांद्रता अधिक होगी। किसके कंपैरिजन में, इसके बाहर जो द्रव्य है, कौन सा द्रव्य है, कोशिका द्रव्य, उसके कंपैरिजन में अधिक होगी। क्यों? क्योंकि ये इसमें आयन है ना और पदार्थ भरे पड़े हैं, कोशिका रस भरा पड़ा है, इसीलिए। और अमीबा वाली बात बताई दी मैंने आपको, वो भी चाहें तो लिख सकते हैं कि अमीबा में जो रसधानी होती है
अमीबा में जो खाद्य राजधानी होती है, इसीलिए फिर उसके आगे खाद्य शब्द जो है जोड़ रखा है, वो क्या करती है, वो पाचन में मदद करती है और उसमें कुछ पाचन एंजाइम होते हैं, लेकिन जनरली राजधानी के अंदर कोई पाचन पदार्थ नहीं होता। ठीक है, एक और होती है अमीबा के अंदर संकुचनशील राजधानी, जो जल का नियंत्रण करती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जिसको कहते हैं। दो होती हैं राजधानियां अमीबा के अंदर, दो प्रकार की। ठीक है, तो ये फर्क है राजधानी और लाइसोसोम में। अब इसी क्वेश्चन को ऐसे पलट के दे सकते हैं कि राजधानी और लाइसोसोम में अंतर बताओ, तो बीच में एक दीवार खींचनी है, इधर ये इधर ये इधर ये इधर ये, ऐसे करके लिख सकते हो। क्वेश्चन को चेंज करके किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो आज के हमारे जो क्वेश्चंस हैं और साथ में चैप्टर है, तो भैया ढोल नगाड़े बजा दो, मिठाइयाँ बांट दो, क्योंकि चैप्टर जो है वो क्या हो चुका है, एंड हो चुका है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म और नया चैप्टर शुरू करने की तैयारी होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ।